स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैफ खान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर रहकर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूँ, उसी में से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। आइए देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ उसको समझने से पहले इन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। जर्मनी एक देश है, आप लोगों को पता होगा। जर्मनी देश का एकीकरण कैसे हुआ। एकीकरण का अर्थ आइए समझते हैं। एकीकरण का मतलब होता है एक करना। अब एक करना, जैसे मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का निर्माण कर दिया जाए तो उसी को एकीकरण कहते हैं। तो जर्मनी का जब एकीकरण नहीं हुआ था तो जर्मनी 300 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 300 राज्यों में बटा हुआ था। अब इन 300 राज्यों को मिलाकर एक राज्य मतलब एक देश जर्मनी कैसे बनाया गया उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत मध्यम वर्ग के लोगों ने किया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाएं चल रही थी, तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो मध्यम वर्ग के लोगों के अंदर थी। तो जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत मध्यम वर्ग के लोगों ने कैसे की उसी के बारे में जानते हैं। जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट शहर। और फ्रैंकफर्ट शहर में फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मनी का जर्मन संसद है फ्रैंकफर्ट संसद, जो कि जर्मन संसद है, जर्मन संसद। तो फ्रैंकफर्ट शहर, फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मन संसद, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोग को बता रहा हूं। यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है जर्मनी के एकीकरण की। देखिए मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने सन 1848 ईस्वी में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के फ्रैंकफर्ट संसद में 831 प्रतिनिधियों ने बैठकी की। जो मध्यम वर्ग के लोग थे 1848 ईस्वी में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट शहर में फ्रैंकफर्ट संसद में 831 प्रतिनिधियों ने बैठकी की। उन लोगों ने एक संविधान का निर्माण किया। उनकी चाह यही थी कि जो यह संविधान है इसके तहत, इसके नियम के अनुसार जो यहाँ का राजा बनेगा वह कार्य करेगा और जर्मनी के एकीकरण को संभालेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो यह प्रस्ताव था वह पर्सा के राजा विलियम चतुर्थ को भेजा। तो उन्होंने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जो विलियम चतुर्थ थे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मैं संविधान के नियम के अनुसार कार्य करूं, जो संविधान में नियम बनाया गया उसी के अनुसार कार्य करूं। तो जब विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो जर्मनी का एकीकरण की जो शुरुआत करने की इन लोगों की चाह थी वह विफल हो गई। तो फिर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे चालू हुई? तो पर्सा के राजा एक और हुए इनके बाद, विलियम चतुर्थ के बाद विलियम प्रथम। पर्सा के राजा एक और हुए विलियम प्रथम। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए अपना चांसलर नियुक्त किया जिनका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क को इन्होंने अपना चांसलर बनाया। बिस्मार्क को इन्होंने अपना चांसलर बनाया। चांसलर को प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे। उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ कर जाने की भावनाएं काफी ज्यादा व्याप्त थी। तो उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए सबसे पहले पर्सा की जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारा, क्योंकि यदि पर्सा की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारे होते तो जर्मनी के एकीकरण के लिए वह युद्ध कैसे लड़े। तो इसीलिए उन्होंने पर्सा की आर्थिक स्थिति को सुधारा और वहां के जो पर्सा के सैनिक थे उनको मजबूत बनाया। पर्सा के सैनिकों को मजबूत बनाया और उनकी संख्या को भी बढ़ाया। जब सैनिकों को इन्होंने मजबूत बनाया पर्सा के, उसके पश्चात बिस्मार्क जी ने सैनिकों को लेकर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया
और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध लड़े। 7 वर्षों तक युद्ध लड़े। 7 वर्षों तक इन्होंने युद्ध लड़ा। किसके साथ? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ बिस्मार्क जी ने 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे देखिए, जर्मनी का जब एकीकरण नहीं हुआ था तो जर्मनी 300 राज्यों में बटा हुआ था, जो कि इनका जर्मनी का एकीकरण कर पाना काफी मुश्किल था। तो जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी तो वह मध्यम वर्ग के लोगों के अंदर थी। तो मध्यम वर्ग के लोगों ने फ्रैंकफर्ट शहर के फ्रैंकफर्ट संसद में 831 प्रतिनिधियों ने बैठकी की। उनकी यही मांग थी कि जो यह संविधान बनाया गया है उसके तहत कोई राजा जो बनेगा जर्मनी का वह कार्य करेगा और जर्मनी के एकीकरण को संभालेगा। लेकिन जब उन्होंने यह प्रस्ताव पर्सा के राजा विलियम चतुर्थ के पास भेजा तो विलियम चतुर्थ ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाह रहा था कि मैं संविधान के नियमों के अनुसार कार्य करूं। इसके पश्चात जब विलियम चतुर्थ ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया विफल हो गई। तो इसके पश्चात पर्सा के एक राजा और बने जिनका नाम था विलियम प्रथम। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे। उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कूट की प्रेरणा भरी थी। तो बिस्मार्क जी ने सोचा कि जर्मनी का एकीकरण करने से पहले सबसे पहले पर्सा की आर्थिक स्थितियों को सुधारा जाए, क्योंकि पर्सा की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। वहां के सैनिकों को मजबूत बनाया और उन सैनिकों के साथ इन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हुआ और पर्सा और जर्मनी का राजा विलियम प्रथम को बना दिया गया। जर्मनी का राजा विलियम प्रथम को बना दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।